नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 16 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहली जो खबर है वो एडिटोरियल से ली गई है और इसका संबंध पेज नंबर 7 से है और इसे हम पॉलिटी सेक्शन से जान सकते हैं। ठीक है, इसका संबंध पॉलिटी सेक्शन से है जो जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। अब इसके तहत क्या संदर्भ है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हाल में ही कोविड-19 के चलते संसदीय प्रक्रिया लेट से शुरू हुई है। संसद का जो सत्र है वो देर से शुरू हुआ है और 6 माह से अधिक का जो समय है वह इससे प्रभावित हुआ है। संसदीय प्रक्रिया के तहत न केवल संसदीय सत्र इससे प्रभावित हुए हैं, बल्कि जो समितियां जो काम करती हैं अलग अलग स्तरों पर, उन संसदीय समितियों का भी जो क्रियाकलाप है वो कोविड-19 के चलते प्रभावित हुआ है। तो इसी पृष्ठभूमि में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने यह सुझाव रखा था कि जो समितियां हैं जिनका अधिकांश का कार्यकाल लगभग 1 साल ही होता है, तो उन समितियों का के सदस्यों का जो 1 साल का कार्यकाल है उनके सदस्यों के कार्यकाल को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो समय लॉस्ट हुआ है, समय जो खराब हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। विशेषकर संसदीय प्रक्रिया में विभागों से संबद्ध डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, उनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। तो यह जो पूरा आलेख है इसमें हम डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में समझेंगे। ये क्या होती हैं, विभागों से संबद्ध स्टैंडिंग कमिटीज, स्थायी समितियां क्या होती हैं, इनके समक्ष इनका संसदीय प्रक्रिया में क्या महत्व है और संसदीय प्रक्रिया में यह किन किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि कोविड-19 की पृष्ठभूमि में संसदीय समितियां पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाई हैं। यही कारण है कि वेंकैया नायडू जी ने ये सलाह दी है कि समितियों के कार्यकाल को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल किया जाना चाहिए। विशेष रूप से विभागों से संबंधित स्थायी संसदीय समितियां, इनके कार्यकालों को बढ़ाए जाने की बात कही है, जिसे कहा जाता है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक, अब लेखक का तर्क यह है कि चूंकि विभागीय समितियां जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटियां हैं वो अपने नेचर में स्थायी होती हैं, यानी ये जो है खुद कभी भंग नहीं होती हैं। इनके सदस्य जो हैं हर साल बदलते रहते हैं, तो हम सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाकर 1 साल से 2 साल कर सकते हैं और इस प्रकार से इनका महत्तम लाभ लिया जा सकता है। जब हम भारतीय संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए या सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए बहुत सारे उपकरण कार्य करते हैं और इन उपकरणों में संसदीय समितियां एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ठीक है, संसदीय समितियां जिसके तहत डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यह जो है समितियां सरकार के जो विभाग होते हैं, ठीक है, सरकार के जो मंत्रालय होते हैं या सरकार के जो विभाग होते हैं उनसे संबंधित समितियां होती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है विभागों से संबद्ध समितियां। विभागों से संबद्ध का मतलब क्या हुआ कि सरकार के जो मंत्रालय हैं उनसे संबद्ध ये समितियां होती हैं, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है, इसी तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय, इन सभी से संबद्ध संसदीय समितियां कार्य करती हैं और इनका जो नेचर होता है वो स्थायी होता है, यानी ये कभी भी समाप्त नहीं होती, हमेशा कार्य करती रहती हैं। इसके जो सदस्य हैं वो प्रतिवर्ष बदलते भले ही रहें, लेकिन ये जो है संसदीय व्यवस्था में स्थायी रूप से कार्य करती हैं। तो विभागों से संबद्ध स्थायी समिति का मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्थायी समितियां, ऐसी स्थायी संसदीय समितियां जिनका जुड़ाव होता है सरकार के मंत्रालयों और विभागों से, उनको कहा जाता है विभागों से संबंधित स्थायी संसदीय समितियां। ठीक है,
तो विभागों से संबद्ध स्थायी संसदीय समितियां, जिनको डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज कहा जाता है, इनका गठन 1993 में किया गया था और इनकी कुल सदस्य संख्या इनकी कुल जो संख्या है, कुल जो नंबर है वो 24 है। ठीक है। और अगर इनकी सदस्य संख्या के बारे में बात कहें तो इसमें कुल सदस्य संख्या इनकी 31 होती है और इन 31 सदस्यों में से लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों को लिया जाता है। ठीक। तो संसदीय प्रक्रिया में जो इनका महत्व है वो काफ़ी है। विशेष रूप से कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाए जाने के संदर्भ में इनके महत्व को समझा जा सकता है। ठीक है। इनके द्वारा विशिष्ट कार्यों का संपादन किया जाता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर इससे रिलेटेड जो दूसरी कमिटियां होती हैं जो तदर्थ विषयों के लिए की जाती हैं, ठीक है, या विशिष्ट विषयों के लिए गठित की जाती हैं, उसके विपरीत ये समिति स्थायी प्रकृति की होती हैं, जिसके माध्यम से यह विस्तृत जांच कर पाने में सक्षम हो पाती हैं। और चूंकि संसद जो है वो किसी बिल पर चर्चा अधिक नहीं कर सकती, काफ़ी माइन्यूट चर्चा इस पर नहीं हो सकती, यही कारण है कि संसद के पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों पर यह व्यापक रूप से जांच करती है। यही कारण है कि मंत्रालयों से इनको संबद्ध किया जाता है। यानी अगर कोई बिल स्वास्थ्य से संबंधित समिति का होगा, अगर कोई बिल स्वास्थ्य मंत्रालय का बिल होगा तो वो स्वास्थ्य से संबंधित डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। अगर कोई संबंध उसका वित्तीय मामलों से है तो वो वित्तीय मंत्रालय से संबंधित डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। और इसी प्रकार से अगर किसी बिल का संबंध पर्यावरण मामलों से है तो वो 15 वर्ण से संबंधित डिपार्टमेंट से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। तो इससे होता क्या है कि इससे जो समिति के कार्य हैं वो ज़्यादा विशेषज्ञ हो पाते हैं और हर डिपार्टमेंट से इस समितियां जुड़ी रहती हैं। इसके चलते विधि निर्माताओं को भी विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। इसके अलावा भारतीय संसदीय प्रक्रिया में दल बदल या फिर विहिप संबंधी जो बाधाएं होती हैं, जिसमें संसदीय सांसदों को पार्टी विशेष की लाइन पर चलना अनिवार्य होता है, वो समानता इन समितियों पर लागू नहीं होता, जिसके चलते विधि निर्माता व्यापक विचार विमर्श कर पाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर सर्वसम्मति और सहमति के निर्माण के लिए कार्य कर पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन समितियों में व्यापक विचार विमर्श हो पाता है, जिसके चलते जो कोई भी कानून अगर बनाया जाना है तो वो व्यापक विचार विमर्श के बाद बनाया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा समितियां समय समय पर नागरिकों से और विशेषज्ञों से फीडबैक प्राप्त करती हैं, जैसे कि विमुद्रीकरण 2016 में विमुद्रीकरण के मुद्दे पर वित्त समिति द्वारा आरबीआई के गवर्नर को बुलाकर उनसे सलाह ली गई। निश्चित रूप से सरकार के उत्तरदायित्व को तो ये बनाए ही रखते हैं, जिसके तहत ये नियमित रूप से सरकार के कार्यों की जांच करते हैं, जिससे संसद की क्षमता में वृद्धि होती है और उत्तरदायित्व निर्धारित होता है। ठीक। इसके अलावा बिलों से संबंधित विविध जो मुद्दे आते हैं जो विवादित भी हो सकते हैं, उन मुद्दों के विवादों का या विवादित प्रावधानों का भी ये समाधान करते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की इसके द्वारा व्यापक जांच की गई और इसके आधार पर जो है इन्होंने व्यापक अनुशंसाएं भी की। ठीक। इसके अलावा चूंकि 1993 से लगातार काम कर रहे हैं तो 1993 से लेकर 2020 तक के काल में इनको एक व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ है, जिसके चलते ये सूचना और ज्ञान के विशिष्ट भंडार के रूप में काम करते हैं, जिससे इनसे जुड़े हुए जो 31 सांसद हैं उनको एक बेहतर समझ मिल पाती है मुद्दे विशेष के संदर्भ में। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लाभ हैं जिसको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। हालांकि इसके बावजूद जो है वर्तमान में डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज आदि बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसको निवारित किए जाने की ज़रूरत है। जैसे कि साधारण प्रथा तो यही है, सामान्य प्रथा तो यही है कि जितने भी बिल वगैरह पेश किए जाएंगे उसको समिति को, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को भेजा जाएगा। हालांकि वास्तविकता में ऐसा नहीं देखा जाता और बहुत कम ही जो विधेयक होते हैं वो समिति को निर्दिष्ट किए जाते हैं, समिति को दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 14वीं और 15वीं लोकसभा की बात करें तो 14वीं और 15वीं लोकसभा में केवल 60% और 71% बिल ही समिति को दिए गए हैं और 16वीं लोकसभा में तो मात्र 1/3 बिल ही समिति को मिले हैं। ठीक है। इससे होता क्या है कि
जो बिल हैं वो पूरी तरीके से स्क्रूटिनाइज नहीं हो पाते, बिल के अलग अलग प्रावधानों पर जो है संसदीय समिति द्वारा जांच नहीं हो पाती, विचार विमर्श नहीं हो पाता, जिससे संसदीय प्रक्रिया की जो उत्तरदायित्व जो है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है ऐसे बिलों पर। ठीक। इसके अलावा समितियों की बैठक में भी ये देखा जा रहा है कि उसके जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति लगातार कम होती जाती है। जैसे कि 2014 के बाद से लगभग 50% ही उसमें उपस्थिति देखी गई है, जो एक चिंता का विषय है। ठीक। इसके अलावा चूंकि इनका कार्यकाल, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष होता है, इससे होता क्या है कि जो अपेक्षित विशेषज्ञता होनी चाहिए सांसदों में वो नहीं हो पाती है, और हर साल अगर इसमें सांसदों का बदलाव होता रहेगा, रीशफलिंग वगैरह होती रहेगी, तो इससे बहुत कम समय मिल पाता है सांसदों को किसी विषय विशेष को समझने के संदर्भ में। इन समितियों की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी जो इनकी अनुशंसाएं होती हैं, वो कार्यपालिका पर, ठीक है, बाध्यकारी नहीं होती, जिसके चलते समिति की रिपोर्ट के बहुत सारे जो प्रावधान होते हैं उन पे संसद पर चर्चा ही नहीं हो पाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर चर्चा भी होती है तो उसके प्रोविजन को मानना या ना मानना कार्यपालिका पर निर्भर करता है, जिससे इनकी प्रभाविता प्रभावित होती है। ठीक। इसके अलावा समितियों के पास जो है बहुत सारे बिल समय समय पर आते रहते हैं, जिसके चलते इनके पास जो स्पेशलाइज्ड जो पावर होनी चाहिए या संबंधित विषय की जटिलता को समझने के संदर्भ में जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसकी कई बार कमी देखी जाती है। जैसे कि ऑडिटिंग के संदर्भ में, या फिर अकाउंटिंग के संदर्भ में, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो विविध सिद्धांत वगैरह होते हैं उसकी इनको अधिक जानकारी नहीं होती, जिससे इनकी कार्य की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा वर्तमान में देखा जा रहा है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज आदि के जो सदस्य हैं वो राजनीतिक दलों के भावनाओं से, दलीय भावनाओं से जो है प्रभावित होने लगे हैं, जिसके चलते समितियों की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी कई बार राजनीति से प्रेरित हो जाती हैं। ठीक। ये जो ऐसे मुद्दे हैं जिसे हमें दूर करने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें न केवल विधायी कार्य में तकनीकी विशेषज्ञता को डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के संदर्भ में देने के लिए न केवल इनके सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ इनमें शोध को बढ़ावा मिले। ठीक है। इनको तकनीकी मुद्दों की जांच के संदर्भ में बेहतर विशेषज्ञ सहायता मिल सके और शोध सहायता मिल सके, इसके लिए प्रावधान किए जाने की ज़रूरत है। वर्तमान में यह भी सलाह दी जा रही है कि आर्थिक मामलों की महत्ता चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आर्थिक मामलों की त्वरित जांच के संदर्भ में एक विशिष्ट आर्थिक मामलों की स्थायी समिति का गठन की जाना चाहिए, जो पूरे साल जो है इससे संबंधित मामलों की जांच करती रहे। इसके अलावा बहुत सारी जो समितियां हैं उसमें जो सदस्य होते हैं वो जो है इसको गंभीरता से नहीं लेते। साथ ही साथ कई बार जो बिल्स वगैरह आते हैं वो जो है एक साथ कई समितियों के पास चले जाते हैं, जिसके चलते इनके कामों में जो है ओवरलैपिंग देखी जाती है, अतिव्यापन देखा जाता है। इसलिए कई लोगों का यह भी सलाह है, कई विद्वान यह भी सलाह देते हैं कि इनके जो कार्य हैं उसमें किसी तरीके की ओवरलैपिंग ना हो, इसको कम करने के लिए समितियों की संख्या को कम भी किया जा सकता है। ठीक। इसके अलावा समितियों के कार्य के प्रदर्शन और उनके मूल्यांकन के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना भी की जा सकती है, और साथ ही साथ हमें दुनिया के दूसरे जो संसदीय देश हैं वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, सर्वश्रेष्ठ जो उपाय हैं, उनको भी अपनाया जा सकता है। जैसे कि दूसरे देशों में ये होता है कि जो ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज आदि हैं वहाँ पर समय समय पर जो सरकार के मंत्री हैं वो आते हैं और अपने सरकार के पक्ष को रख के उनका बचाव भी करते हैं। तो इस प्रैक्टिस को भारत में भी आजमाया जा सकता है, जिसके तहत खुद से ही मंत्रियों को लाने की बाध्यता हो, खुद से ही मंत्री जो है इन समितियों की बैठकों में आएं और अपने पक्ष को रखें, ताकि सरकार के पक्ष पर भी विस्तार पूर्वक जो है चर्चा हो सके, और इससे जो है जो बिल हैं वो ज़्यादा समावेशी बन सकें। इसके अलावा ये भी अनिवार्य बनाने की ज़रूरत है कि जितने भी बिल पेश किए जाएंगे वो समिति के स्क्रूटिनाइजेशन के बाद या समिति की जांच के बाद ही
अंतिम रूप से पारित किए जाएंगे। इससे संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है, एक बेहतर सुपरविजन हो सकता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज से रिलेटेड ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ये कुछ ऐसे संकल्पनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए अब अगला आर्टिकल कर लेते हैं। अगला आर्टिकल हमारे एडिटोरियल पेज से लिया गया है और इसका संबंध पेज नंबर 6 से है और इसे हम जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स से भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें है क्या, तो ये समझ लीजिए। तो इसमें जो है वर्तमान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समक्ष जो चुनौतियों का सामना भारत कर रहा है, उन चुनौतियों के पृष्ठभूमि में हम अपने इतिहास से क्या सीख सकते हैं, हम अपनी रीति रिवाज परंपराओं, ठीक है, हम अपनी रीति रिवाज परंपराओं, ठीक है, इतिहास पुराण परंपरा, इससे क्या सीख सकते हैं। और साथ ही साथ मुख्य रूप से हम महाभारत और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों से भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में क्या सीख सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। यानी वर्तमान के जो हमारी चुनौतियां हैं उसका निवारण करने में महाभारत आदि ग्रंथ क्या भूमिका दे सकते हैं, क्या गाइडेंस हमें प्रदान कर सकते हैं, इस पर जो है लेखक ने अपने मत को व्यक्त किया है, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ इसको एथिक्स में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसमें दार्शनिकों के वचनों के बारे में या फिर विविध ग्रंथों के से प्राप्त होने वाले जो नीति निदेशक बातें हैं, ठीक है, या जो नैतिक संबंधी जो बातें हैं उन पर बल देने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ क्या है कि अक्सर भारतीय विचारकों और विदेश नीति पर जो है भारत में विचार परंपरा और विदेश नीति की जो विचार प्रक्रिया है, इस पे विदेशी विद्वानों या पश्चिमी विद्वान यह आरोप लगाते हैं कि भारत में रणनीतिक मुद्दे या फिर विदेश नीति के संदर्भ में विशेषकर वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति के विषय पर भारत में एक नियमित सोच का अभाव रहा है। इसके चलते ये आरोप लगाया जाता है कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। ठीक है, ज़्यादातर जो भारत में लेख हुए हैं वो धार्मिक पद्धति के हैं, जैसे कि महाभारत, ये मूल रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, यही कारण है कि जब बात आती है विदेश नीति की, ठीक है, जब बात आती है विदेश नीति के साथ स्ट्रैटेजी बनाने की, रणनीति बनाने की, जब बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा की, तब उसमें हमारे सामने कोई बेहद अच्छे उदाहरण दिखाई नहीं देते राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में। ठीक है, लेकिन लेखक का ये मत है कि पश्चिम के जो आरोप हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है। महाभारत में अगर भारत की बात करें तो भारत में महाभारत गीता के साथ और भी ऐसे विषय रहे हैं और भी ऐसे पुस्तकें वगैरह रही हैं जिसमें इस विषय पर हमें लेखन की उपलब्धता प्राप्त होती है। जैसे कि गीता के साथ अर्थशास्त्र में और अशोक के कलिंग के युद्ध में हमें युद्ध संबंधी जो आदर्श हैं वो प्राप्त होते हैं, जो आदर्शवादी भी है, ठीक है, जो आदर्शवादी भी है और जो, ठीक है, यथास्थितिवाद भी है, ठीक है, यथास्थितिवादी भी है, या फिर आप इसे कह सकते हैं जो रियलिस्ट भी है। ठीक है, तो दोनों तरीके के थॉट्स के बारे में पता चलता है, जिसमें मुख्य रूप से आदर्श का पालन किए जाने की बात और अपने हितों के अनुसार नीति को स्पष्ट किए जाने की बात, जो रियलिज्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पर भी बल मिलता है। ठीक, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक में इस पर प्रकाश डाला है और इसमें जो है उन्होंने कृष्ण के गीता में उपदेशों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि भारत जैसी जो उभरती शक्तियां हैं, अगर उनको किसी प्रकार की चॉइस लेनी है, किसी प्रकार की स्ट्रेटेजिकल चॉइस या रणनीतिक विकल्प को अगर उन्हें लेना है, तो वो गीता से क्या सीख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से गीता और महाभारत संबंधी जो ग्रंथ हैं वो धर्म पे व्यापक परिचर्चा करते हैं। धर्म क्या है इसकी व्यापक जो है इसमें चर्चा मिलती है, जिसको हम वर्तमान विदेश नीति में प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि धार्मिक ग्रंथों में, ठीक है, जैसे कि गीता आदि में जो लिखा हुआ है, जो धर्म की बातें कही गई हैं, उसको हम किस प्रकार से विदेश नीति में उपयोग कर सकते हैं। तो इस पर जो है लेखक ने अपने मत को प्रस्तुत किया है।
ठीक है। जैसे कि अब लेखक जो है धर्म की जो व्याख्या है उसको प्रस्तुत करते हैं, जिसमें धर्म से तात्पर्य है व्यापक सत्यता और हितों को बनाए रखने की बात, जिसमें व्यक्ति द्वारा सत्य के साथ खड़े होने और हितों को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बल मानवता के कल्याण पर दिया जाता है और इसमें जो नेतृत्वकर्ता होता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो या किसी देश का हो, तो नेतृत्वकर्ता द्वारा अपने हितों, राष्ट्रीय हितों के साथ साथ देश में निवास करने वाले लोगों की भी रक्षा के लिए कार्य किया जाता है, जिसके तहत देश के लोगों को बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की मुश्किल परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब धर्म की बात कही जाती है तो इसमें ना केवल हमें सत्य के साथ खड़ा होना है, हितों को बनाए रखना है, वहीं मानवता के कल्याण पे भी बल देना है और मुख्य रूप से जो हमारा नेतृत्व करता है वो हमारे हितों की रक्षा करे और मानवता के हितों के तहत देश के लोगों को भी खतरों से बचाए। इसमें धर्म के तहत व्यक्ति को या राष्ट्र राज्यों को निष्क्रिय रूप से कार्य न करके सक्रिय रूप से कार्य करने की जरूरत है, जिसमें किसी देश को या किसी नेतृत्वकर्ता को केवल भौतिक लाभों के लिए ही काम नहीं करना होता, अपितु व्यापक लोगों के लिए, व्यापक लाभों के लिए काम करना होता है। और इसमें जो है धर्म युद्ध को भी स्वीकृति दी गई है, यानी व्यापक हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है, मानव कल्याण के लिए, ठीक है, व्यापक हितों की पूर्ति मानव कल्याण के लिए धर्म युद्ध को भी स्वीकृत किया गया है। अब यह जो युद्ध है वो व्यापक हितों के लिए ही होना चाहिए और इसका जो निर्धारण है वो स्वतंत्रता पूर्ण करने की जरूरत है, जिसमें किसी भी प्रकार के मोह से बचने की जरूरत है, किसी भी प्रकार की जो लालच की भावना है उससे हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरीके के डर को मन में ना लाने की जरूरत है और किसी भी प्रकार के बाह्य दबाव में कार्य करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से अगर हम विदेश नीति में इसको अप्लाई करें तो धर्म का जो संबंध होगा वो रणनीतिक स्वायत्तता से ही माना जाएगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसकी हम काफी चर्चा कर चुके हैं, इसको जो है लेखक जोड़ते हैं विदेश नीति में धर्म से। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कूटनीति में शांति के साथ उद्देश्यपूर्ण हिंसा को भी स्वीकृति देता है, जब तक इससे व्यापक जनहित ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बात आएगी व्यापक जनहित की, अगर बात आएगी कल्याण की, ठीक है, अगर बात आएगी राष्ट्र हित की, तब इसमें जो है मुख्य रूप से एक उद्देश्यपूर्ण हिंसा को भी स्वीकृति दी जा सकती है, जिसमें किसी भी नेशन स्टेट को, किसी भी राज्य को अपने खुद के स्वार्थी हितों के साथ में इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो मानव मात्र है उसके हित को महत्व दिया जा सके, जिसके तहत गीता के जो कर्म फल का जो सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना कार्य करता है, उसके इसको समान माना जा सकता है। यानी किसी भी राष्ट्र को फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म को करना चाहिए और ये जो कर्म है वो जनहित के द्वारा, कल्याण के द्वारा और राष्ट्र हित के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, राष्ट्र इनके द्वारा जो है गाइडेड होना चाहिए। ठीक है। अब इसी तरीके से गीता के जो दूसरे संदेश हैं वो भी इसमें प्रासंगिक हैं, जिसके तहत धर्म और विजय के साथ साथ चलने की बात कही गई है, यानी यतो धर्मा ततो जया, यानी जहां धर्म होता है वहीं विजय सुनिश्चित होती है। और ये जो धर्म है वो मुख्य रूप से रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है कि लेखक इस बात पे बल देते हैं कि भारत को जो रणनीतिक स्वायत्तता है उससे कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं करना चाहिए और इसके संदर्भ में कार्य करने की जरूरत है, जिसमें भारत राष्ट्र जो है वो स्थायित्व प्रदान कर सके, स्टेबिलिटी प्रदान कर सके, शक्ति के लिए प्रयास कर सके, इसको किए जाने की जरूरत है और यही जो है भारत का राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। इसके तहत किसी भी राष्ट्र को निरंतर विचार किए जाने की भी आवश्यकता है कि क्या उसके लिए नैतिक और क्या उसके लिए अनैतिक है, और जब भी काम के संबंध में सही या गलत, नैतिक या अनैतिक पर विचार किया जाएगा तो इसमें व्यापक जनहित को निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। इसमें लेखक जो हैं वो 1945 का उदाहरण भी देते हैं, जिसमें अमेरिका में जब
मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम विकास, ठीक है, का कार्य चल रहा था। तो उसके जो प्रमुख वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ओपनहाइमर, उन्होंने गीता के उपदेश को ध्यान में रखा, जिसके तहत परमाणु बम की नैतिकता को इस आधार पर ठहराया गया कि उसका प्रयोग फांसीवाद को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। हालांकि यही वैज्ञानिक जब शीत युद्ध के दौरान हाइड्रोजन बम का जो परीक्षण कर रहे थे, तब उन्होंने हाइड्रोजन बम के निर्माण का विरोध इस आधार पर किया कि उसको जो है वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में, वर्तमान संदर्भों में अगर हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वो अनैतिक होगा। और इस प्रकार से उन्होंने धर्म और अधर्म की जो शिक्षा है वो गीता से बेहतर ढंग से प्राप्त की, जिसको भारत जैसे राष्ट्र भी विदेश नीति में लागू कर सकते हैं। यही कारण है कि लेखक का यह तर्क है कि महाभारत के जो संदेश हैं या फिर गीता के जो संदेश हैं उसको अपनाए जाने की ज़रूरत है। और वर्तमान संदर्भों में जब हमारे समक्ष चीन के साथ युद्ध की परिस्थितियां या फिर सीमा तनाव की स्थितियां खड़ी हो गई हैं, तो इस पृष्ठभूमि में हमें इसे व्यापक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए विदेश नीति में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और इसको आप एथिक्स में भी लिख सकते हैं और निबंध में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध भी जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। अब इसका संदर्भ है क्या, तो अभी हाल में ही प्रशांत भूषण का केस काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसमें प्रशांत भूषण को जो दोषी ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का। ठीक है, हालांकि इससे सुप्रीम कोर्ट का जो छवि है वो नकारात्मक रूप से भी प्रभावित हुई, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आलोचना भी की गई अवमानना के संदर्भ में। अब इसी संदर्भ में एक और केस देखा गया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के जज एस.एम. सुब्रमण्यम ने मद्रास के चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही को एक पत्र लिख के कहा है कि वे तमिल एक्टर सूर्या पे, ठीक है, सूर्या पे जो है अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ करें, क्योंकि उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के नीट संबंधी फैसले की आलोचना की थी। तो सूर्या ने जब मद्रास हाई कोर्ट ने नीट को रद्द ना करने से संबंधित जब फैसला दिया, तब सूर्या ने नीट के इस फैसले पर टिप्पणी दी कि खुद कोर्ट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा न्याय को दे रहा है कोरोना के भय से, लेकिन बच्चों को ये सलाह दी जा रही है कि वो बिना डर के परीक्षा दे। तो सूर्या ने नीट पर जो ये टिप्पणी की है इसको संज्ञान में लिया हाई कोर्ट के जज एस.एम. सुब्रमण्यम ने, और उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस से उनको एक पत्र लिख के कहा कि आप जो है इन पे अवमानना की कार्रवाई करें, क्योंकि यह जो है जनता की निगाह में जो न्यायालय है उसकी छवि को खराब कर रहे हैं। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी इस आधार पे आलोचना की जा रही है, और कई ऐसे आधार हैं जिसके आधार पे हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। जैसे कि न्यायालयों की जब सकारात्मक आलोचना कही जाती है, कंस्ट्रक्टिव जो है जजमेंट या कंस्ट्रक्टिव जो है आलोचना की जाती है, तो वो नागरिकों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है। और सूर्या की टिप्पणी से किसी भी प्रकार के न्याय प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बाधा नहीं आई है, ना ही न्यायपालिका की मात्र आलोचना से लोगों की नज़रों में न्यायपालिका के प्रति विश्वास में कमी आने की कोई आशंका है। इसके अलावा केवल टिप्पणी से ही किसी प्रकार की हिंसा को भी बढ़ावा नहीं दिया गया है, और जो टिप्पणी की भी गई है वो फैक्ट्स पे आधारित है, तथ्यों पे आधारित है, जिसमें वास्तविकता में कोर्ट जो है वर्चुअल हियरिंग कर रहा है, वर्चुअली जो है न्याय दे रहा है। और नीट का जो एग्ज़ाम है वो वास्तव में 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों द्वारा दिया गया है, जो उनके दिया जाने वाला है, जो उनके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यदि जो है केवल टिप्पणी के आधार पर ही अगर कार्यवाही करी जाएगी, तो वो भविष्य में न्यायपालिका की छवि को निश्चित रूप से ही जो है हानि पहुंचाएगी, और ये न्यायिक अधिकारियों की आलोचना के प्रति जीरो टॉलरेंस और मध्यकालीन मानसिकता का द्योतक है, जिसमें कुछ पदाधिकारी अपने आप को राजा के समान मानते थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। अगर हम सूर्या की बात करें तो इससे पहले भी जो है वो शिक्षा के संबंध में इस तरीके की आलोचनाएं कर चुके हैं। हालांकि उनके द्वारा आलोचना करने का जो अधिकार है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, और ये निश्चित रूप से मूल अधिकार का एक भाग है। अगर हम कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो उच्च न्यायालय
अवमानना की कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं कर सकता अगर वो मामला मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हो। जो नीट के फैसले की बात कही जा रही है, तो नीट के फैसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है तो उससे के निर्णय से संबंधित कोई अवमानना का अगर केस आएगा तो उसको निर्धारित किए जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा, वो किसी हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया जाएगा। इसको निर्धारित किया गया है 2017 के एक फैसले से, जिसका नाम है वी2 साहा ओबरॉय वाद। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये जितने भी सरकमस्टांसेस हैं या जितनी भी परिस्थितियां हैं, उससे ये निश्चित होता है कि इस प्रकार की कार्रवाई से बचने की जरूरत है, और जब भी अवमानना संबंधी जो भी प्रश्न आएगा तो इसमें काफी सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है कोर्ट्स वगैरह को। ठीक है, तो ये जो है इस आलेख का सार है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो संबंधित है पेज नंबर 6 से, और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों से है। इसके अलावा सामाजिक न्याय से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है, और मुख्य रूप से जो आलेख है यह बात करता है न्यायपालिका में दिव्यांगों की स्थिति से, किस प्रकार से न्यायपालिका में जब दिव्यांगों की पहुंच का प्रश्न उठता है तो खुद जो न्यायपालिका है उसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर किए जाने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या क्या मुद्दों हैं? तो संदर्भ यह है कि न्यायपालिका अभी भी दिव्यांगों के प्रति पूर्ण समावेशी नहीं हो पाई है, विशेष रूप से ब्लाइंड्स के प्रति अभी भी जो है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी सीमाएं हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि न्यायपालिका के बहुत सारे जो न्यायिक निर्णय हैं वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं, और यदि वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं भी तो वो पूर्ण रूप से एक्सेसिबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी से यहाँ हमारा तात्पर्य क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट का फैसला जो है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है पीडीएफ फॉर्म में, तो जो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं या जो ब्लाइंड प्रोफेशनल्स हैं, विशेषकर लीगल प्रोफेशनल्स, अगर उसको पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरत है कि वो मशीन रीडेबल हो। ठीक है, लेकिन कई बार जो पीडीएफ डाले जाते हैं वो मशीन द्वारा नहीं पढ़े जा सकते, जिसके चलते ऑनलाइन होने के बावजूद जो है उसकी पहुंच नहीं हो पाती है ब्लाइंड स्टूडेंट्स तक। तो यही जो है इस आलेख का तर्क है, जिसमें एससीसी ऑनलाइन जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लीगल डेटाबेस है और व्यापक रूप से न्यायपालिका में इस्तेमाल किया जाता है, वो ऑनलाइन तो भले ही उपलब्ध हो लेकिन यह पूर्ण रूप से वास्तविक रूप से ऑनलाइन और एक्सेसिबल बनाया नहीं गया है, जिसके चलते दिव्यांगों विशेष रूप से जो ब्लाइंड्स होते हैं उनको समस्या आती है। खुद सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले इस बात को बताते हैं कि किस प्रकार से वो ब्लाइंड लोगों के प्रति जो है मानसिकता जो है उसकी ठीक नहीं है। किस प्रकार से? तो तमिलनाडु में 2019 में एक केस आया जिसका नाम था वी सुरेंद्र मोहन बनाम स्टेट और तमिलनाडु केस। इसमें कोर्ट द्वारा यह फैसला दिया गया कि जब सिविल जज की पोस्ट की बात आए, जब जजों की नियुक्ति की बात आए, तो इसको ऐसे ही लोगों को इसमें अनुमति दी जानी चाहिए जिनका ब्लाइंडनेस का जो स्तर है वो 40 से 50% से अधिक ना हो। इसमें कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई कि व्यक्ति अगर ज़्यादा ब्लाइंड होगा तो वो अपने कार्यों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा, जिसके लिए जो है इसको समझने की ज़रूरत है। हालांकि लेखक जो है इसकी आलोचना इस आधार पर करते हैं कि दिव्यांगों को भी किसी भी प्रकार के रोजगार के चयन की स्वतंत्रता है, और अगर इस तरीके की रोक लगाई जाएगी तो वो जो है नागरिकों के मूल अधिकारों, विशेषकर दिव्यांगों के मूल अधिकारों पर आघात के समान होगा। यह इस प्रकार से है कि आप व्यवस्था को सुगम और समावेशी नहीं बना रहे हैं, बावजूद इसके आप खुद दिव्यांगों को ही उसमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा भारत जो है 2016 में भारत ने राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को भारत ने पारित किया था, जिसमें दिव्यांगों के बहुत सारे अधिकारों को मान्यता दी गई थी। इस अधिकार का, इस 2016 के अधिनियम का जो सेक्शन 46 है वो कहता है कि भारत में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, सेवा प्रदाता होंगे, वो इससे संबंधित नियमों को लागू करेंगे और 2 साल के भीतर जो उनका सिस्टम है उसको समावेशी और पहुंचशील बनाएंगे। लेकिन खुद न्यायपालिका जो है इस क्षेत्र में अभी तक बहुत कुछ नहीं किया है, और इसको जो है दूर किए जाने की ज़रूरत है, ताकि जो कमियां हैं समावेशिता से संबंधित, ठीक है, जो कमियां हैं पहुंच को
दूर करने से संबंधित, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी की जो समस्या है, उन दोनों जो जो बातें हैं उसको वास्तविक रूप से लागू किया जा सके, इसके लिए कार्य करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है कुछ ऐसे तर्क हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं समावेशन के संदर्भ में। ठीक, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 9 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। अब है क्या इसका संदर्भ, तो ये जान लेते हैं। तो अभी हाल में ही संसद द्वारा एक एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 को पारित कर दिया गया है और इसके माध्यम से जो पूर्व का जो एयरक्राफ्ट बिल था उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, जैसे कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी, जो संस्थाएं एविएशन क्षेत्र में, वायुयान के क्षेत्र में, वायु परिवहन के क्षेत्र में काम करती हैं, उन संस्थाओं को अब सांविधिक दर्जा दे दिया गया है, जिसके चलते अब वो ज़्यादा शक्तिशाली हो पाएंगी और वायुयान वायु परिवहन के क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगी, विशेषकर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो मुख्य रूप से वायु क्षेत्र में परिवहन के लिए कार्य करता है, उसके द्वारा अब वो अपने एयरलाइंस, एयरपोर्ट और दूसरी जो एविएशन कंपनियां हैं उनके द्वारा लापरवाही किए जाने की स्थिति में अब अधिक पेनल्टी लगा सकता है और ये पेनल्टी लगभग 1 करोड़ तक संभव है, जो पहले 10 लाख तक ही थी। ठीक है, ये जितने भी संशोधन किए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किए गए हैं, ताकि जो पहले का जो एयरक्राफ्ट एक्ट है उसकी कमियों को दूर करके भारत में वायु परिवहन को इंटरनेशनल मानकों के स्टैंडर्ड्स के समान बनाया जा सके, विशेषकर रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, इसके तहत ही ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और ठीक है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो मुख्य रूप से रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं हैं, उनको जो है ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अलावा इसके माध्यम से सरकार ने यह भी मत व्यक्त किया है कि एयरपोर्ट क्षेत्र में या फिर वायुयान क्षेत्र में, वायु परिवहन क्षेत्र में जब हम प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं तो इससे सरकार का राजस्व बढ़ता है। इसमें जो है 2006 का उदाहरण दिया जा सकता है, जब 2006 में दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया गया। उसके बाद से जो प्रमुख रेगुलेटर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको लगभग 29,000 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है और निश्चित रूप से जो निजीकरण है उससे सरकार को लाभ हुआ है, जिसका जो राजस्व प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग दूसरे राज्यों और जिलों में एयरपोर्ट के विकास में किया गया है। इसके अलावा हाल में ही अभी 6 एयरपोर्टों के निजीकरण को शुरू किया गया है, वो भी इसी का प्रयास है, जिससे सरकार को यह आशा है कि उससे सरकार की राजस्व वृद्धि होगी और इस राजस्व का प्रयोग जो है वायु परिवहन क्षेत्र के विकास में किया जा सकेगा। ठीक, इसके अलावा जो एयर इंडिया के निजीकरण की बात है तो उसमें भी सरकार ने जो है ये मत व्यक्त किया है कि हमारे सामने ये विकल्प था कि या तो निजीकरण उसका ना किया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। तो एयर इंडिया का जो निजीकरण है उसको बंद किए जाने की तुलना में एक बेहतर विकल्प है और इससे जो है जो सरकार को हर साल घाटा हो रहा है वो उससे बच सकेगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आप लिख सकते हैं वायु परिवहन के विकास के क्षेत्र में, और इसमें जो एयरक्राफ्ट के संशोधन का जो बिल है उसके प्रावधानों को भी याद में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीनस एक्सप्रेस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के शुक्र के अन्वेषण से संबंधित पहला मिशन था। इसके द्वारा शुक्र के वातावरण में व्यापक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की गई, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन के विपरीत है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला कथन सही है, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और दूसरा भी इसमें कथन सही है। तो एक और दो दोनों, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज पेज नंबर 6 में एडिटोरियल में एक खबर आई है जिसमें वीनस के बारे में खबर छपी है, जिसमें अभी हाल में ही वीनस में जो है फॉस्फीन नाम की गैस मिली है, जो एक प्रमुख
जीवन का संकेतक माना जाता है, जो एक प्रमुख बायोमार्कर माना जाता है। ठीक है, तो बायोमार्कर के तहत एक तो ऑक्सीजन की खोज की पे बल दिया जाता है, ऑक्सीजन की गैस की खोज पे बल दिया जाता है, या फिर ऐसी गैसों की खोज पे बल दिया जाता है जिनका जो उत्पादन है वो बैक्टीरिया आदि के द्वारा किया जाता है। तो फॉस्फीन जो गैस है, जो अभी हाल में ही वीनस के वातावरण में मिली है, तो फॉस्फीन गैस जो है उसका उत्पादन कुछ निश्चित बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। और यदि फॉस्फीन गैस मिली है तो इसका मतलब है कि किसी जमाने में शुक्र में बैक्टीरिया भी रहे होंगे, क्योंकि इसका उत्पादन जो है वो इन्हीं बैक्टीरियों द्वारा संभव है। तो अगर हम बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन वीनस एक्सप्रेस की, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो वीनस एक्सप्रेस मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था, जो 2005 में प्रारंभ हुआ और ये 2014 तक जारी रहा। इसका मुख्य उद्देश्य जो वीनस का जो वायुमंडल था, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल था, उसकी बेहतर समझ विकसित करनी थी। और इसके तहत दीर्घकालिक समय में इसका उन्होंने अन्वेषण किया और ऑब्जर्वेशन किया। इसके द्वारा 2011 में शुक्र के ऊपरी वातावरण में ओजोन गैस पाई गई, जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, और इसको भी जीवन से संबंधित एक प्रमुख संकेतक या बायोमार्कर माना जाता है। अगर इसके वायुमंडल की बात करें, शुक्र के अगर वायुमंडल की बात करें, तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि अगर पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन की उपलब्धता है। इसके विपरीत शुक्र में अधिकांश जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, और जो बादल हैं उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के तत्व पाए जाते हैं, इसके ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा लाइटनिंग, ठीक है, या फिर बिजली गिरने की दर भी देखी जाती है, जो यहाँ की जीवन की परिस्थितियों को काफ़ी कठिन बना देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। यह मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के सब मिलीमीटर वेवलेंथ क्षेत्र में कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय टेलीस्कोप है। यह इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का भाग है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सही हैं, और इसका सही आंसर है हमारा सी। तो पेज नंबर 6 में उसी वीनस का जो खबर है उसी में जो है ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के बारे में भी चर्चा है, जिसमें जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप मुख्य रूप से हवाई द्वीप में अवस्थित है, यूएस में। ठीक है, यूएस में है ये। ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप। ठीक है, और यह जो है मुख्य रूप से सब मिलीमीटर वेवलेंथ पे काम करता है। ठीक है, वेव बैंड पे काम करता है, जो फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव वेवलेंथ के बीच की वेवलेंथ मानी जाती है, और मुख्य रूप से कुछ 100 माइक्रोमीटर और मिलीमीटर के बराबर होती है, यानी बहुत सूक्ष्म जो वेवलेंथ है उस पर यह काम करता है, जिसके चलते इसकी प्रभाविता बढ़ती है। अगर हम इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना के बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से रेडियो टेलीस्कोप की एक योजना है। ठीक है, और इसके माध्यम से कोशिश ये की गई है कि ब्रह्मांड में जो मुख्य रूप से ब्लैक होल्स वगैरह होते हैं उनका अध्ययन किया जा सके, और ब्लैक होल के अध्ययन को किया जाने के लिए पूरी दुनिया में जो है अलग अलग जो रेडियो टेलीस्कोप आदि हैं उनको जो है इस परियोजना में जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है, विशेषकर वायुमंडल में ब्रह्मांड में ब्लैक होल की उपस्थिति के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सांपों को संभालने, स्नेक हैंडलिंग की प्रथा को संस्थागत करने वाला देश का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल की गुजरात? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, केरल। तो इससे संबंधित खबर देख लेते हैं। आज ये पेज नंबर 1 पे आई है, जिसमें केरल में जो स्नेक को पकड़ने वाले, सांपों को जो पकड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको जो है सर्टिफाई करने के लिए, उनको जो है नियंत्रित और रेगुलेट करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को पालन किया है, और ऐसा करने वाला केरल जो है देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है,
यह जो केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक परियोजना है, केरल का जो वन विभाग है उसकी ये परियोजना है, जिसके तहत उन्होंने व्यापक गाइडलाइंस जारी की हैं कि किस प्रकार से जो सांपों को पकड़ा जाता है, ठीक है, मानव 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 अधिवासी क्षेत्रों से, तो किस प्रकार से सांपों के स्वास्थ्य पर जो है वो प्रभाव ना पड़े और उनको जो है काफ़ी उदारता से जो है हैंडल किया जा सके, प्रोफेशनल तरीके से उनको हैंडल किया जा सके। इसके लिए उन्होंने व्यापक गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ठीक है। इसके तहत जो स्नेक पकड़ने वाले होंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है, और उनका जो लाइसेंस होगा वो लगभग 5 साल तक के लिए वैलिड होगा। और इसके माध्यम से कोशिश की गई है कि केरल जो मुख्य रूप से एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है, उसमें जो है वो बेहतर ढंग से सांपों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जा सके और साथ ही साथ जो मानव है उसको भी खतरा ना हो इस प्रकार की घटनाओं से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित रहा संविधान का अनुच्छेद 239 ए संबंधित है संविधान की 5वीं अनुसूची से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिलों की स्थापना से, जीएसटी को अंडमान निकोबार क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने से, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान का अनुच्छेद 239 ए मुख्य रूप से संबंधित है एनसीआर क्षेत्र से, ठीक है, ठीक है, एनसीटी क्षेत्र से, या फिर आप कह सकते हैं दिल्ली क्षेत्र से, ठीक है। ये जो खबर है वो आज पेज नंबर 1 पे आई है, जिसमें दिल्ली में दिल्ली की सरकार और उनके उपराज्यपाल के मध्य शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में एक नई बिल को जो है प्रस्तावित किए जाने का विचार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 1991 के जो एक्ट है, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2020 ये लाया जाने वाला है। इसके माध्यम से 1991 का इससे संबंधित जो बिल रहा है उसको जो है संशोधित किए जाने का प्रावधान है, ताकि जो लंबे समय से जो विवाद चलता रहा है दिल्ली में विधायिका और उपराज्यपाल के मध्य शक्तियों के बंटवारे का, उसका जो है बेहतर ढंग से निवारित किया जा सके, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 239 ए जो है उसका संबंध एनसीआर क्षेत्र से है, जिसको यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी कह सकते हैं। इसके तहत दिल्ली में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा विधायिका की स्थापना की गई और साथ ही साथ वहाँ पे एलजी भी कार्यरत हैं, क्योंकि दिल्ली जो है एक यूटी है। अब इससे होता क्या है कि जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और जो यूटी के चलते जो उपराज्यपाल हैं, ठीक है, उनके मध्य जो है शक्तियों के बंटवारे को लेकर समय समय पर मतभेद उभरते रहते हैं और ये जो मतभेद उभरते हैं वो कई बार लीगल बैटल्स को भी बढ़ावा देता है और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोंगका दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन सीमा रेखा के पास स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक दर्रा है। चीन इस दर्रे से भारत चीन सीमा मानता है। हालांकि भारत इसके विपरीत लानक दर्रे को भारत चीन के मध्य सीमा को मानता है, जो इसके और पूर्व में अवस्थित है। 1950 के दशक में दोनों देशों के मध्य यह दर्रा संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। मुख्य रूप से कोंगका जो दर्रा है वो अवस्थित है, ठीक है, वो अवस्थित है लद्दाख क्षेत्र में और ये अभी हाल में ही काफ़ी चर्चा का विषय रहा है भारत चीन सीमा विवाद के चलते। आज पेज नंबर 1 पे खबर आई है, जिसमें अभी कल ही जो है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि चीन द्वारा एलएसी सीमा पर, ठीक है, चीन द्वारा एलएसी पर जो है भारी मात्रा में सेनाओं को जो है लगाया गया है और इसके चलते लद्दाख क्षेत्र में, गोगरा क्षेत्र में, कोंगका ला क्षेत्र में और पेंगोंग सो झील के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी तनाव देखा गया है और इसके चलते जो है अप्रैल से ही लगातार संघर्ष जैसी स्थितियां विद्यमान हैं। इसके चलते जून 15 में जो है भारत की सेना और चीन की सेना के बीच गलवान घाटी में संघर्ष की स्थिति देखी गई, जिसमें 20 से अधिक भारतीयों की मृत्यु भी हुई, ठीक है। तो इस पे जो है इस बयान आया है जो आज पहले पेज पे भी आया है।
ठीक है। अब एक लास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य विश्व बैंक निर्धारित करता है। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग है, इससे निर्धारित होता है। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है कि संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 1, 2, 3 और 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 कि 1 और 4। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी मुद्रा का मूल्य विश्व बैंक निर्धारित नहीं करता, तो पहला तो गलत हो गया, तो ए और डी गलत हो गया। और आर्थिक संभाव्यता से भी निर्धारित नहीं होता है। किसी भी देश की मुद्रा की जो मांग है वो उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से निर्धारित होती है, और साथ ही साथ यह भी इस बात से भी निर्धारित होती है कि उस देश की सरकार कितनी स्थिर है। ठीक है, इसको आप अमेरिकी डॉलर के उदाहरण से मांग कर सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है महत्वपूर्ण मुद्रा मानी जाती है। इससे होता क्या है कि प्रत्येक देश अपने पास यूएस डॉलर रखना चाहता है, क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है यूएस की शक्तिशाली होने के चलते, यूएस की अर्थव्यवस्था के चलते और यूएस की सरकार की स्थिरता के चलते। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई वस्तु को आप खरीदना बिक्री करना चाहते हैं तो उस संदर्भ में भी जो है अमेरिकी डॉलर की काफ़ी मांग होती है, जिसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। तो विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए संसद की प्रभावकारिता में सुधार लाने के संदर्भ में इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। साथ ही वर्तमान में इनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर भी चर्चा कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। वर्तमान में जबकि भारत विदेशी और रणनीतिक क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे बहुत से पाठ हैं जिसे वह पारंपरिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्य ग्रंथों से सीख सकता है। उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा करें। 150 शब्द, 10 अंक। तो जो हमने आईआर संबंधी जो आर्टिकल चर्चा किया, इसके अलावा जो हमने पहला जो आर्टिकल चर्चा किया, उन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों क्वेश्चंस का उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा जो सत्र था उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स की चर्चा करने की कोशिश की। अगर बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप्स के आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पर। धन्यवाद।